गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम वोकेशनल एजुकेशन के क्लास 9 के आईटी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 5 एमएस एक्सेल का सेशन नंबर 8 ऑनवर्ड्स डील करेंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करें। इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल का सत्र नंबर 8 यानी कि स्तंभ और पंक्तियां जोड़ना, जिसे हम रोज एवं कॉलम्स ऐड करना भी बोलते हैं। इसके लिए हमें एमएस एक्सेल ओपन करना होगा। ये रहा हमारा एमएस एक्सेल। सपोज ये एक डेटाबेस है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ। ये मैंने एक डेटाबेस रेडी किया, बट काम करते वक्त मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक कॉलम और ऐड करना है। नेम के बाद मुझे एक कॉलम ऐड करना है सरनेम का। कॉलम को हम और क्या कहेंगे? स्तंभ। मुझे जहाँ पे ऐड करना है वहाँ पर मुझे उस कॉलम में आकर के राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करके मैंने इंसर्ट पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं नेम एंड डेट ऑफ बर्थ वाले जो कॉलम्स हैं उनके बीच में मुझे एक एक्स्ट्रा कॉलम प्रोवाइड हो गया। इसमें मैं लिख सकती हूँ सर। अब मुझे जिस भी बच्ची का सरनेम लिखना है, जैसे इसका सरनेम ये हो गया, अपर्णा का ये हो गया, ओके। इन पांचों बच्चों का मैंने ऐड कर दिया। बट मुझे लग रहा है कि जो ये बच्ची है इसके पहले मुझे एक नाम और ऐड करना है, तो यानी कि मुझे एक रो और ऐड करना है। रो ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रो वाली तरफ आकर आना होगा। यहाँ के नंबर्स लिखे हुए वहां पर आकर के मुझे राइट क्लिक करना होगा और इंसर्ट पर क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं एक ब्लैंक रो मेरे डेटाबेस में इंसर्ट हो चुकी है। इसमें मैं जिस भी स्टूडेंट का चाहूँ यहाँ पे डिटेल ऐड कर सकती हूँ। तो ये तरीका था कि कैसे आप अपने एक डेटाबेस में रो और कॉलम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा सत्र 8 खत्म होता है। अब हम चलते हैं सत्र 9 की ओर, जो कि है सेल तथा इसके कंटेंट को फॉर्मेट करना। सेल फॉर्मेटिंग में जो हमें सबसे पहले सीखना है वो है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है? जैसे अगर यहाँ पे मैंने लिखा मैंने एक बच्ची का नाम लिखा, आप देख सकते हैं जैसे मैंने उर्वशी निर्मलकर लिखा, इसका आधा सरनेम इस सेल में आ रहा है जबकि आधा सरनेम अगले सेल में जा रहा है। तो मैं अगर चाहती हूँ कि ये जो पूरा नाम है ये एक ही सेल में आए, भले ही 2 लाइंस में आ जाए, तो मुझे जिस सेल में ऐसा चाहिए उस सेल पे रहते हुए मुझे यहाँ पे ऊपर रैप टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे मैं रैप टेक्स्ट पर क्लिक करूँगी, जो कि मुझे होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर मिल रहा है, जैसे मैंने रैप टेक्स्ट पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं उर्वशी और निर्मलकर दोनों एक ही सेल में आ गया। उर्वशी पहली लाइन में आ गया, निर्मलकर दूसरी लाइन में आ गया। ऐसे ही अगर मैं चाहती हूँ कि पूरा की पूरा कॉलम ही रैप टेक्स्ट हो जाए, तो मैं कॉलम पर सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट पे सिलेक्ट करूँगी, तो इस कॉलम पे मैं जब भी हैवी वैल्यूज डालूंगी, जैसे कि सपोज किसी और स्टूडेंट का नाम हम यहाँ पे लिख के देख लेते हैं। जैसे मैंने नाम लिख करके एंटर किया, आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली उस स्टूडेंट का नाम 2 लाइंस में आ चुका है। ओके, ये भी एक प्रकार की सेल फॉर्मेटिंग है। अगली जो सेल फॉर्मेटिंग हमें देखनी है वो है चेंज फॉन्ट। चेंज फॉन्ट, हम जिस फॉन्ट में काम कर रहे हैं, अगर हमें लग रहा है कि ये फॉन्ट उतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है तो हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करने के लिए हमें पूरा डेटा सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, फिलहाल मैं कैलिबरी में काम कर रही थी, मैं कैलिबरी के बाजू में जो एक एरो दिया हुआ है उसे ड्रॉप करूँगी। मुझे इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। सपोज मैंने अल्जेरियन सिलेक्ट किया तो मेरा डेटाबेस इस टाइप से दिखेगा। अगर मैंने एरियल नैरो यूज़ किया तो ऐसा दिखेगा, और मैं चाहूँ तो फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाहती हूँ, मैं यहाँ से फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और मैं बाजू में एक शॉर्टकट दिया हुआ है फॉन्ट साइज़ इंक्रीजिंग के लिए, ए के ऊपर एक एरो, यानी कि उसका साइज़ बढ़ता चला जाएगा, और ए के ऊपर एक छोटा एरो, यानी कि जो हमारा फॉन्ट साइज़ है वो ऑटोमेटिकली छोटा होता चला जाएगा। ये थी हमारी दूसरी प्रकार की सेल फॉर्मेटिंग। आगे जो हमारी सेल फॉर्मेटिंग है वो है स्तंभों की चौड़ाई बदलना। इसके लिए
जैसे कि मैंने यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर दिया। अगर मैं रैप टेक्स्ट नहीं करना चाहती हूँ तो और मैं चाहती हूँ कि ये जो नाम है ये एक ही लाइन में दिखाई पड़े, तो उसके लिए मैं इसकी चौड़ाई को बढ़ा सकती हूँ। चौड़ाई बढ़ाने के लिए मुझे जिस भी कॉलम की या रो की मुझे चौड़ाई बढ़ानी है उसमें रहते हुए मुझे ड्रैग करके आगे इसे एक्सपैंड करना होगा। और आप देख सकते हैं कि जो उर्वशी निर्मलकर जो 2 लाइन्स में आ रहा था अब वो एक ही लाइन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इस सेल की, इस कॉलम की जो है चौड़ाई को मैंने बढ़ा लिया। ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो मैं रोज की वैल्यू भी बढ़ा सकती हूँ। जितना भी हम चाहें इससे इंक्रीज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक, अगली जो फॉर्मेटिंग है वो है सेल कंटेंट अलाइनमेंट। इसके लिए हमें पूरे डेटाबेस को सिलेक्ट करना होगा और आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, 1 2 3 4 राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। नेम जो है वो सेल के लेफ्ट हैंड साइड में है, सरनेम भी लेफ्ट हैंड साइड में है। इन सबको प्रॉपरली अलाइन करने के लिए हमने इस डेटा को सिलेक्ट किया और अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर हमें यहाँ पे 6 प्रकार के अलाइनमेंट प्रोवाइडेड है। टॉप अलाइंड, सेंटर अलाइंड, बॉटम अलाइन, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन एंड राइट अलाइन। मुझे जो भी पसंद है मैं उस अलाइनमेंट पे क्लिक कर सकती हूँ। आप चाहें आप ऊपर में से किसी एक को और नीचे अलाइनमेंट में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब टॉप, मिडिल एंड बॉटम या लेफ्ट, सेंटर एंड राइट, किसी भी 2 के कॉम्बिनेशन को आप रख सकते हैं। जैसे फिलहाल जो है वो है क्या है, बॉटम एंड राइट अलाइन, जबकि जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है मिडिल अलाइन एंड सेंटर। तो इससे पूरा की पूरा डेटा हमें सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो अलाइनमेंट है वो है बॉर्डर बनाना। अगर हम चाहते हैं हमारा पूरा डेटाबेस एक प्रॉपर बॉर्डर में रहे तो हम डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। फॉन्ट ग्रुप के अंदर हमें यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन प्रोवाइड हो रहा है। इसमें इतने सारे प्रकार की बॉर्डर्स हमें दी हुई हैं। मैं इसमें अगर ऑल बॉर्डर्स को सिलेक्ट करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि पूरा डेटाबेस जो है वो बॉर्डर से सराउंड हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि केवल बाहर बॉर्डर दिखे, अंदर ना दिखे, तो आपको पहले एक बारी नो बॉर्डर पे सिलेक्ट करना होगा और फिर आउटसाइड बॉर्डर्स। तो जो हमारा डेटाबेस है केवल उसके बाहर आपको बॉर्डर दिखाई पड़े। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि केवल लेफ्ट हैंड साइड पे बॉर्डर रहे तो ये रहा लेफ्ट बॉर्डर। राइट बॉर्डर चाहते हैं तो राइट बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। केवल आप ऊपर बॉर्डर चाहते हैं तो टॉप बॉर्डर, नीचे बॉर्डर चाहते हैं तो बॉटम बॉर्डर, और अगर आप सारी तरफ बॉर्डर्स चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर्स पे आप सिलेक्ट करें। आपको बस इस डेटा को सिलेक्ट करना होगा एंड ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करना होगा। आपका पूरा डेटा जो है वो बॉर्डर से सराउंड हो जाएगा। अगला जो हमारा सत्र है वो है स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर हम कैसे मेंटेन करें? स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करने के लिए मैंने एक्सेल में एक स्टॉक रजिस्टर बनाया है। इसका नाम है माई कंप्यूटर शॉप। सपोज मेरी कंप्यूटर की शॉप है जिसमें ये सारे आइटम्स मैं सेल कर रही हूँ, जिसमें माउस है, ऑप्टिकल माउस है, कीबोर्ड, ब्लूटूथ माउस, पेन ड्राइव 8 GB वाली, पेन ड्राइव 16 GB वाली, कनेक्टर, केबल एंड वाईफाई डिवाइस। इन सब का मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मेंशन कर दिया। ये जो है ये इतने रुपए की है और सेलिंग प्राइस में मैं बता रही हूँ कि वो आइटम या वो जो आइटम है वो कितने में यहाँ पे सेल हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम जो रहेगा वो ये दर्शाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर सामान को बेचने पर मुझे फायदा हुआ है या नुकसान। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो मैंने फॉर्मूला लगाया वो रहेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर आंसर मुझे प्लस में मिल रहे हैं मतलब मुझे उस आइटम को बेचने पर प्रॉफिट या मुनाफा हुआ है, जबकि अगर मुझे आंसर जो है वो माइनस में मिल रहा है, वैल्यू जो है वो अगर माइनस में मिल रही है मतलब मुझे उस आइटम को सेल करने पे मुझे उस आइटम को सेल करने पे नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर किसी का रिजल्ट 0 है इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी जो खरीदी का मेरा दाम था वो ही मैंने बेचने का भी वही दाम है। ओके, तो आप ये तो एक बहुत ही सिंपल सा डेटा मैंने प्रस्तुत किया है। ऐसे ही अगर आप चाहें तो किसी भी स्टोर के लिए, किसी भी शॉप के लिए बहुत ही आसानी से स्टॉक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल की मदद से, जिसमें आप प्रॉफिट लॉस, आइटम्स कितने बिके हैं, ओपनिंग बैलेंस क्या था, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ये सारा डिटेल आप उसमें बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये था हमारा एक्सेल का चैप्टर नंबर 10 स्टॉक रजिस्टर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट 9th 10th 11th 12th वोकेशनल एजुकेशन के IT सब्जेक्ट के नोट्स
और उन नोट्स पर बने वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहे। थैंक यू, बाय बाय।